हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ क्लफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DU SOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है सेमेस्टर सेकंड की होने वाली है। सेमेस्टर सेकंड में जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, जिसका नाम है भारत की विदेश नीति, हम लोग इस बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं उन्हें कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं ऑलरेडी सेमेस्टर 2 की ये जो आपका स्टडी मटेरियल है, इस बुक के ऑलरेडी मैं वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आज हमारी वीडियो नंबर 3 होने वाली है। तो अगर आपने ये दोनों ही वीडियो यानी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। आज हमारी वीडियो नंबर 3 होने वाली है, यूनिट नंबर 1 की ही। ठीक है, आज हम सारे ही जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 के, उन्हें कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर हम लोग बिना देरी करे लास्ट क्वेश्चन हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्टिंग करते हैं। आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? पंचमृत सिद्धांत के आधार पर इनका समाधान कैसे किया जा सकता है। यानी आपको बताना है आज के जो टाइम में भारत की विदेश नीति है उसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, और जो पंचमृत सिद्धांत है उसके आधार पर क्या क्या समाधान यानी क्या क्या सल्यूशन हम दे सकते हैं। तो परिचय से देखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे, वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति जटिल और बहुआयामी चुनौतियों का सामना कर रही है। 21वीं सदी में विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। यानी अब विश्व बहुध्रुवीय हो गया है, जहां चीन का उदय, अमेरिका की एक ध्रुवीयता, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसे मुद्दे वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। भारत को इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना होगा, ताकि जो भारत है वो भी सशक्त हो सके। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के पंचामृत सिद्धांत को अपनाया, जो भारत की विदेश नीति के 5 स्तंभ हैं। यानी ये वाला जो हमारा सिद्धांत है, इसे 2014 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपनाया गया है। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे जो पहला स्तंभ है वो है हमारा सम्मान, दूसरा है हमारा संवाद, तीसरा है हमारा समृद्धि, फोर्थ है हमारा सुरक्षा, एंड उसके बाद में जो हमारा फिफ्थ है वो है हमारा संस्कृति। इन सभी को हमने अपनाया है। इन सिद्धांतों के माध्यम से भारत वैश्विक चुनौतियों का सामना करने का प्रयास कर रहा है। इन प्रश्नों से हम वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति की प्रमुख चुनौतियां और पंचमृत सिद्धांत के आधार पर उनके समाधान को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे या फिर विस्तार से समझेंगे। वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति की प्रमुख चुनौतियां, यानी अगर हम आज का प्रेजेंट टाइम देखें तो कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं। तो पहला आप लिखेंगे चीन का उदय और सीमा विवाद। किस तरह से चीन का उदय वैश्विक शांति संतुलन को प्रभावित कर रहा है। चीन आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक क्षेत्र में भारत का प्रतिस्पर्धी बन गया। भारत चीन सीमा विवाद, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख दोनों देशों के बीच तनाव का प्रमुख कारण है। यानी जो हमारा सीमा विवाद है वो बहुत ज़्यादा रहता है चीन के साथ में, जो कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर रहता है, जिसकी वजह से जो विश्वासघात है या विश्वास की कमी है वो भी हम देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे 2020 में गलवान घाटी संघर्ष ने सीमा विवाद को फिर से उभार दिया था। यही कहें 2020 में जब लड़ाई हुई थी गलवान घाटी की, तो उस टाइम पे वो संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। 2021 में दोनों देश शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से विवाद को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। अगर चुनौतियों की बात करें तो सीमा पर सैन्य तनाव बढ़ रहा है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा की बात करें तो चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन व्यापार घटना चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि देखिए भारत और चीन का जो संबंध है वो व्यापारिक जो साझेदारी का संबंध है वो बहुत ज़्यादा
डिपेंडेंट वाला है। लेकिन जब ये चीज़ घट जाती है या ये चीज़ कम होती है, व्यापारिक चीज़ें, तो एक तरह से चिंता का विषय बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पाकिस्तान और आतंकवाद। पाकिस्तान भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। पाकिस्तान से आतंकवाद भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहे हैं, यानी आतंकवाद भी एक तरह से हमारी जो सुरक्षा है उसके लिए खतरा है। कश्मीर मुद्दे और सीमा पर आतंकवाद दोनों देशों के बीच तनाव का कारण है, यानी कश्मीर जो मुद्दा है, क्योंकि कश्मीर के ऊपर लड़ाई रहती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जो सीमा पर आतंकवाद है उसकी वजह से भी तनाव बढ़ता रहता है भारत और पाक का। उसके बाद में अगर हम उदाहरण की बात करें तो 2008 में मुंबई आतंकी हमले ने पाकिस्तान से आतंकवाद को उजागर किया था, यानी इसके बाद ही हमें पता चला कि ये जो हमला हुआ है ये पाकिस्तान ने करवाया है आतंकियों के ज़रिए से। उसके बाद में 2019 में पुलवामा हमला और बालाकोट एयर स्ट्राइक ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। अगर चुनौतियों की बात करें तो आतंकवाद का खतरा पाकिस्तान से आतंकवाद भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचाते रहता है। अगर कश्मीर मुद्दे की बात करें तो कश्मीर मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव का कारण है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है या एक चुनौती के रूप में हम इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, किस तरह से क्या सुधार हुआ है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए लंबे समय से प्रयासरत है, यानी ट्राई करता रहता है। G4 जहां पर भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील के देश UNSC में सुधार की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय 5 सदस्य यानी P5 इस सुधार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा भारत भी स्थायी सदस्य रखने की पूरी जो क्राइटेरिया है उसको पार करता है, बट क्योंकि जो स्थायी सदस्य हैं उनमें चीन भी है, तो चीन कभी नहीं चाहता कि हम लोग स्थायी सदस्य बन जाएं, तो इसीलिए वो जो सुधार की मांग है हमारे देश और जो जापान है, जर्मनी है, ब्राज़ील है, ये लोग करते हैं, बट चीन कभी भी या फिर जो स्थायी सदस्य हैं वो कभी भी इसको स्वीकार नहीं करते। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे 2021 में भारत UNSC की अध्यक्षता कर रहा था, जो इसकी वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है, यानी हम भी विश्व लेवल पर इसका नेतृत्व कर सकते हैं। G4 देश UNSC में सुधार के लिए संयुक्त प्रयास कर रहे हैं, यानी एकजुट कर प्रयास कर रहे हैं। अगर चुनौतियों की बात करें तो वीटो पावर, P5 देश वीटो पावर का उपयोग कर सुधार को रोक देते हैं। आई होप आपको वीटो पावर का मतलब पता होगा। वीटो पावर जो होती है वो एक तरह से पावर होती है जो P5 यानी जो स्थायी सदस्य हैं उनके पास होती है, और वो अगर वीटो पावर का यूज़ करके किसी भी चीज़ को रोकना चाहें, किसी भी कार्य को या फिर किसी भी निर्णय को, तो वो देश वीटो पावर का यूज़ करके उसे रोक सकते हैं। एंड अगर हमारा देश भी स्थायी सदस्य बन गया तो हमारे देश के पास भी वीटो पावर होगी, इसीलिए जो और स्थायी सदस्य हैं वो नहीं चाहते कि भारत भी वीटो पावर हासिल करे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता, किस तरह से पाकिस्तान और चीन भारत के UNCS में प्रवेश का विरोध करते हैं। खासकर पाकिस्तान और चीन दोनों ही हमारे भारत का विरोध करते हैं कि हम लोग स्थायी सदस्य ना बने। नेक्स्ट हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है जो भारत की आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रभावित कर रही है। भारत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कदम उठा रहा है, लेकिन विकासशील देश होने के नाते उसे आर्थिक विकास के साथ संतुलन बनाए रखना होगा। यानी देखो हमारे भारत में या फिर ये कहें आर्थिक विकास के साथ साथ जो कार्बन उत्सर्जन है हम उसको भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो हम लोग क्या है, विकासशील हैं। अगर विकास हो गया होता हमारा, जैसे कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, अगर इनकी तरह हमारा भी विकास हो गया होता तो ठीक है, हम कार्बन डाई जो उत्सर्जन है उसको कम कर सकते थे या रोक सकते थे, बट अभी तो हम विकासशील हैं, तो हमें विकासशील होने के साथ साथ जो एक तरह से कार्बन डाई उत्सर्जन है उसको भी नियंत्रित करने या फिर संतुलित करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे 2015 में पेरिस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर किए जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्धता लगाता है। ठीक है, उसके बाद में 2021 में COP26 सम्मेलन में भारत ने 2070 तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य रखा, यानी 2070 तक हम कार्बन को अपने देश से दूर हटा देंगे। अगर चुनौतियों की बात करें तो आर्थिक विकास वर्सेस पर्यावरण संरक्षण। भारत को आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन रखना होगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड की चक्कर में अपना विकास पीछे छोड़ दें, हमें आर्थिक विकास भी तो करना है। और अगर हम वैश्विक दबाव की बात करें तो विकसित देश भारत पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने का दबाव डालते हैं। अब देखो ये लोग तो विकसित हो गए हैं,
तो इन्हें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए कि तुम्हारे देश से कार्बन डाइऑक्साइड है वो अब उत्सर्जित ना हो। हम लोग तो अभी विकासशील हैं, तो अपने विकास के लिए जाहिर सी बात है करेंगे ही। अब जो फैक्ट्री वगैरह होती हैं उनसे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बट फिर भी हमारा भारत ट्राई करता है कि कम से कम वो चीज़ें हो सकें। अब हम देखेंगे महामारी और स्वास्थ्य सुरक्षा। किस तरह से कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को चुनौती दी है। भारत ने महामारी के दौरान स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और टीकाकरण अभियान को तेज करने का प्रयास किया, ताकि सभी लोगों को ये जो कोविड-19 बीमारी आई थी, आपने भी वो चीज़ देखी होगी, उससे बचाया जा सके। उदाहरण के लिए आप इसमें लिखेंगे 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने लॉकडाउन लागू किया गया और टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। देखिए, ये जो कोविड-19 महामारी आई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली बीमारी थी और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनों को खो दिया। इस बीमारी में बहुत सारे लोगों ने अपने को खो दिया, या फिर ऐसे भी परिवार थे कि पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया था। तो ऐसी भी सिचुएशन हम देख सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को से बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन भी चलाए थे और जो टीकाकरण अभियान है वो भी चलाए गए थे, ताकि ये बीमारी जल्द से जल्द चली जाए। अगर हम 2021 में भारत ने वैक्सीन मित्र पहल के माध्यम से दूसरे देशों को टीकाकरण में मदद भी की थी, यानी अपने देश में टीकाकरण करने के बाद हमने दूसरों की भी हेल्प की थी। अगर चुनौतियों की बात करें तो स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा, भारत को स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना पड़ेगा। वैश्विक सहयोग, महामारी ने वैश्विक सहयोग की आवश्यकता को उजागर किया कि अगर हम लोग वैश्विक सहयोग नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है सिर्फ हम बच गए, दूसरे सब मर गए, तो फिर क्या फ़ायदा। तो सबका साथ, सबका विकास होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा। किस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड जैसी पहले शुरू की गई है, ताकि जो चीन है उसका जो बढ़ता प्रभाव है उसको कम किया जा सके। उदाहरण के रूप में आप इसमें लिखेंगे, देखिए सबका एग्जाम्पल एंड सबकी जो चुनौतियां हैं वो आपको लिखनी ही है, ठीक है। तो ध्यान से देखना। इसमें आप लिखेंगे 2017 में क्वाड की स्थापना हिंद प्रशासन क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए की गई है। 2021 में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशासन क्षेत्र में नौसैनिक सहयोग को बढ़ा दिया, ताकि जो चीन है वो अपना जो वर्चस्व है वो कम कर सके। अगर चुनौतियों की बात करें तो चीन का प्रभाव चीन हिंद प्रशासन क्षेत्र में बढ़ता प्रभाव डाल रहा है और भारत को सैन्य सहयोगों को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि भारत कभी भी चीन से ना डरे और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो भारत जो है वो एक साथ खड़ा हो सके, या फिर ये कहें कि पीछे ना हटना पड़े भारत को, वो अपनी जो सैन्य बल है उसको मजबूत कर ले, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक चुनौतियां। वैश्विक आर्थिक मंदी और व्यापार युद्ध भारत की आर्थिक विकास को प्रभावित कर रहे हैं। भारत को आर्थिक विकास को गति देने के लिए नई नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि भारत जो है वो नई नीतियों को अपनाकर अपनी जो आर्थिक विकास है उसे मजबूत कर सके। अगर उदाहरण देखें तो 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक मंदी आई, जो भारत की आर्थिक विकास को प्रभावित कर रही थी। 2021 में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था। अगर चुनौतियों की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे आर्थिक मंदी। वैश्विक आर्थिक मंदी भारत की आर्थिक विकास को प्रभावित कर रही है। देखो, जब भी विश्व में आर्थिक मंदी आती है तो वो सिर्फ हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के देशों को प्रभावित करती है। व्यापार युद्ध, अमेरिका चीन व्यापार युद्ध भारत के व्यापार को भी प्रभावित करता है, और कहीं भी युद्ध हो तो वो पूरी दुनिया के सभी देशों को प्रभावित भी करता हुआ हमें दिखाई देता है। अब हम देखेंगे पंचमृत सिद्धांत के आधार पर चुनौतियों का समाधान। क्या क्या समाधान है और किस तरह से हम समाधान देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे सम्मान का सिद्धांत दोनों देशों के बीच पारंपरिक सम्मान को बढ़ावा देता है। भारत चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने के लिए संवाद और सहयोग पर जोर देता है। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे 2021 में भारत और चीन ने शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से सीमा विवाद सुलझाने का प्रयास किया, और 2021 में भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए संवाद किया था, यानी बातचीत
की थी। अगर हम इसका महत्व देखें तो पारस्परिक सम्मान, यह सिद्धांत दोनों देशों के बीच पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देता है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को भी मजबूत करता है और जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है उसको बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे संवाद। संवाद का सिद्धांत विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने पर जोर देता है। भारत, चीन, पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ संवाद के माध्यम से विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है, ताकि लड़ाई झगड़े से नहीं, सिर्फ बातचीतों से ही काम बन जाए। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत और चीन के ने संवाद के माध्यम से तनाव को कम करने का प्रयास किया, और 2021 में भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को भी हल करने के लिए संवाद का यूज किया। अगर इसके महत्व की बात करें तो शांतिपूर्ण समाधान, यह सिद्धांत विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने में मदद करता है। सहयोग, यह दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करता है और एक तरह से जो नुकसान होता है, चाहे वो हमारी जान का नुकसान हो या फिर माल का नुकसान हो, उन सभी को रोकने के लिए भी हेल्प करता है। अब हम देखेंगे समृद्धि। समृद्धि का सिद्धांत आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत, चीन, अमेरिका और अन्य देशों के साथ आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का प्रयास है, ताकि सभी देशों के साथ जो आर्थिक सहयोग है उसे अच्छा किया जा सके। अगर उदाहरण देखें तो 2020 में भारत और चीन के बीच व्यापार $80 बिलियन से अधिक था, जो आर्थिक सहयोग को दर्शाता है। 2021 में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया, जो आर्थिक विकास को बढ़ाने में मदद करता है या बढ़ावा देता है। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो आर्थिक विकास, यह सिद्धांत आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। पारस्परिक लाभ, यह पारस्परिक जो लाभ होता है उसको भी बढ़ावा देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सुरक्षा। किस तरह से सुरक्षा को बढ़ावा देता है। सुरक्षा का सिद्धांत सैन्य सहयोग को बढ़ावा देता है और अमेरिका, चीन, रूस और क्वाड देशों के साथ सैन्य सहयोगों को मजबूत करने का प्रयास करता है। ये एक संगठन है जो सभी को मिलकर एक तरह से जो सैन्य सहयोग है उसे बढ़ाता है। अगर उदाहरण के रूप में लिखें 2017 में क्वाड की स्थापना हिंद प्रशासन क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए की गई थी, क्योंकि चीन अपना प्रभुत्व बहुत ज़्यादा करने लगा था। 2021 में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने नौसैनिक सहयोग बढ़ा दिया। नौसैनिक सहयोग का मतलब है ऐसी सेना जो पानी में रहती है, पानी वाली जो सेना होती है उसे नौसेना बोलते हैं, उसका जो सहयोग है उसे बढ़ा दिया इन चारों देशों ने। ठीक है, अगर हम इसके महत्व की बात करें तो सैन्य मजबूती, यह सिद्धांत सैन्य मजबूती को बढ़ावा देता है। क्षेत्रीय सुरक्षा, यह क्षेत्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करता है और किसी एक को ज़्यादा शक्तिशाली होने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संस्कृति। संस्कृति का सिद्धांत सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत योग, आयुर्वेद और सांस्कृतिक कूटनीति के माध्यम से नरम शक्ति को भी बढ़ावा देता है। अगर हम इसका उदाहरण लिखें तो 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा ने योग को वैश्विक पहचान दिला दी, क्योंकि अब 2015 से योग दिवस भी मनाया जाता है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। 2021 में भारत सरकार ने सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ाने के लिए भी नई पहलें शुरू की हैं, ताकि जो हमारी सांस्कृतिक कूटनीति है उसको बढ़ाया जा सके। अगर इसके महत्व की बात करें तो नरम शक्ति, यह सिद्धांत नरम शक्ति को बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक सहयोग, यह सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करता है। ठीक है, आई होप आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति, चीन का उदय, पाकिस्तान और आतंकवाद, यूएनएससी सुधार, जलवायु परिवर्तन, महामारी, हिंद प्रशासन क्षेत्र में सुधार और आर्थिक चुनौतियों जैसी जटिल चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये सारी हमने चुनौती देखी, जो कि बहुत बड़ी लेवल पर हम इसको चुनौती के रूप में देख सकते हैं। पंचमृत सिद्धांत के माध्यम से भारत इन चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास कर रहा है, ताकि इन चुनौतियों से ओवरकम हो सके। सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा और संस्कृति जैसे ये सिद्धांत भारत की विदेश नीति को मजबूत और संतुलित बनाने में मदद कर रहे हैं, ताकि जो भारत की विदेश नीति है उसे मजबूत और संतुलित बनाया जा सके। इन सिद्धांतों के माध्यम से भारत वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है और राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दे रहा है। आज के समय में जब विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, भारत को पंचमृत सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से लागू करते हुए वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर होना होगा, ताकि जो वैश्विक नेतृत्व है उसको भी बढ़ावा मिल सके। एंड इसी के साथ में जो आपकी यूनिट नंबर 1 है, इसके सभी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड आंसर्स हैं वो कवर हो जाते हैं। अगर आपको किसी में भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछना मत भूलिएगा। इससे आगे की जो यूनिट है
वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस, आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड अगर आप इन सभी नोट्स की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं एंड ये सारे ही फीचर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको ये सारे फीचर्स एंड हमारे नोट्स वगैरह एंड वीडियोज़ सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी जो कि आपकी स्टडी को और भी ज़्यादा ईजी एंड कम्फर्टेबल बना देंगी। तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।